Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing important questions of MPS 003 for your June 25 एग्जाम. अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 9. प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन थे एंड ये वाला क्वेश्चन भी मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगी जिसका लिंक आपको हर एक वीडियो के एंड में मिल जाएगा. वो प्लेलिस्ट आपकी MPS 003 जून 25 एग्जाम के नाम से मैंने बनाई है. आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस अंटिल क्वेश्चन 9 एंड इसके बाद भी जितने क्वेश्चन आने वाले हैं हर एक वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेगी. सो मेक श्योर कि आप वो वाली प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देखें. अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए वो वाली वीडियो भी देखिए. आपको काफ़ी कुछ उस वीडियो से समझ में आएगा कि आप किस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं एग्जाम में टू स्कोर अ गुड मार्क. राइट, अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन 9 की, जहाँ पे हमें बात करनी है डिबेट ऑन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया. तो जब हम कंटेम्प्रेरी इंडिया मतलब कि मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं तो उसमें डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के ऊपर क्या हमें जो बातचीत है, वार्तालाप है, वो देखने को मिलता है विद इन द नेशन. अब उसको हमें क्रिटिकली एसेस करना है तो बोले कि हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से इन टॉपिक्स को देखना है. तो जब हम डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये अपने आप में दो सेंट्रल गोल्स हैं मॉडर्न इंडिया के लिए. जहाँ पर डेमोक्रेसी प्रॉमिस करती है पॉलिटिकल इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन एंड हर एक पर्सन के लिए राइट. वहीं पर डेवलपमेंट एम करती है इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड फॉर पीपल ऑफ द इंडिया नेशन. हावेवर जो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के बीच में इंडिया के अंदर, वो हमेशा से कॉम्प्लेक्स रहा है एंड उसके ऊपर हमेशा से एक डिबेट छिड़ी रही है. मतलब कि कोई इस रिलेशन को पॉजिटिव तरीके से देखता है, कोई नेगेटिव तरीके से देखता है. कुछ आर्ग्यू करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसकी वजह से डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा धीमी है क्योंकि जो फोकस है डेमोक्रेसी का वो कंसेंसस एंड राइट्स के ऊपर है. वहीं पे कुछ लोग बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक नेशन की इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए. तो ये डिबेट हमेशा से छिड़ी हुई है एंड ये डिबेट आज भी है एंड आई थिंक ये डिबेट हमेशा ही रहेगी. सो लेट्स टॉक अबाउट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. तो जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस पाई थी 1947 में तो इसने चूज़ किया कि वो अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को डिस्पाइट वाइड स्प्रेड पोवर्टी, इलिटरेसी एंड सोशल डिवीजन वो अपनी पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को रखेंगे. नो मैटर जो हमारा नेशन है उसके अंदर कितने भी सोशल डिवीजन है, इलिटरेसी है या पोवर्टी है. उस टाइम के जो लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बिलीव किया कि जो डेमोक्रेसी है एंड प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उनको हैंड इन हैंड जाना चाहिए. इसलिए 5 ईयर प्लान्स लाए गए जो कि एम करते थे स्टेट लेड डेवलपमेंट के ऊपर, जहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन किया जाता था अलोंग विद डेवलपमेंट. तो ओवर द टाइम इंडिया ने काफ़ी सारे इकोनॉमिक इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ देखी, स्पेशली लिबरलाइजेशन के बाद. एंड जितने भी लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स आए थे 1991 के 1991 में, उसके बाद काफ़ी बेटर एक इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में देखने को मिली. हावेवर जो बेनिफिट थे ग्रोथ के वो हमेशा से इक्वली शेयर नहीं हुए हैं. मतलब कि हर एक जो पर्सन है सोसाइटी का, हर एक जो पहलू है सोसाइटी का, सबके लिए जो ग्रोथ थी उनका मीनिंग अलग था एंड सबको ग्रोथ के जो बेनिफिट्स थे वो भी नहीं मिल पा रहे थे. जिसकी वजह से ये क्वेश्चन उठने लग गए कि जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो कैसे इस डेवलपमेंट आउटकम को शेप कर रहा है एंड वाइस वर्सा. तो जो आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुए कि डेमोक्रेसी प्रमोट करता है डेवलपमेंट को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. तो हम ये पॉजिटिव साइड यहाँ पे देख रहे हैं. तो ये बोला जाता है कि जो डेमोक्रेसी है वो सिटीजन्स को अलाउ करता है कि वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं, अपनी उन गवर्नमेंट को उनके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, करप्शन को चेक कर सकते हैं इलेक्शंस के द्वारा, मीडिया के द्वारा, सिविल सोसाइटी एंड कोर्ट्स के द्वारा. फॉर एग्जांपल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में वो एम्पावर करता है लोगों को कि वो ट्रांसपेरेंसी डिमांड करें पब्लिक स्पेंडिंग में एंड स्कीम्स के अंदर. तो यहाँ पे जो लोग हैं डेमोक्रेसी के द्वारा दे कैन आस्क फॉर transparency and they can ask for government's accountability. Second is people centric policies. अब डेमोक्रेसी जो कि मोस्ट लाइकली
इन्वेस्ट करते हैं वेलफेयर मेजर्स के अंदर, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, पॉवर्टी एलिवेशन हो, क्योंकि जो लीडर्स है वो डिपेंड करते हैं पॉपुलर सपोर्ट के ऊपर, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स लाए जाते हैं, मनरेगा, मिड डे मील स्कीम एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो कि पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज डेमोक्रेसी के द्वारा लाई जाती हैं फॉर द नेशन, फॉर द सिटीजन्स। ना थर्ड इज पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब डेमोक्रेसी एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है कि आप कॉन्फ्लिक्ट भी अपने जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं थ्रू डायलॉग, थ्रू इलेक्शंस एंड इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे वायलेंट रिवॉल्ट्स का जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जाता है डेमोक्रेसी के द्वारा। जो कि अगर वायलेंट रिवॉल्ट्स होने लगे, डेली डेली मार धाड़ लड़ाइयाँ होने लग गई, तो उससे जो डेवलपमेंट हो रही है नेशन के अंदर, वो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं उससे रोक दी जाएगी, रुक जाएगी, या वो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बीच में ही खराब हो जाएगी। ना जो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इस आर्ग्यूमेंट में जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज पॉलिसी पैरालिसिस एंड पॉपुलिज्म। तो क्रिटिक्स बोलते हैं कि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हैं वो कहीं ना कहीं लीडर्स को फोर्स करते हैं कि वो सिर्फ उन शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट मेजर्स के ऊपर फोकस करे rather than लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक फ्रीक्वेंट लोन को माफ़ कर देना फार्मर्स के लिए, कहीं ना कहीं उनके खाते में वो इलेक्टोरल गेन्स तो ले आएगा, मतलब कि फार्मर्स उस पार्टी के लिए वोट तो कर देंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर की, वो कहीं ना कहीं जो ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी ये लीडर्स हैं, वो एड्रेस नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं जिससे कि उनके वोट बैंक में वोटर्स बढ़ते जाएं। सेकंड इज करप्शन एंड इनएफिशिएंसी। तो मल्टीपल लेयर्स हैं गवर्नमेंट की, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज की, जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को स्लो डाउन करती हैं। फॉर एग्जांपल, लैंड एक्विजिशन होना फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि फेस करता है हर्डल्स को ड्यू टू पॉलिटिकल प्रोटेस्ट एंड लिटिगेशन। ना थर्ड इज वोट बैंक पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो होती है कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे या रीजन के बेसिस पे, वो कहीं ना कहीं जो फोकस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हटा के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे डाल देती है, जिसकी वजह से जो कम्युनल टेंशन है वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर बढ़ जाती है। हमने रिलीजियस पॉलिटिक्स के अंदर ये बात की थी, राइट? तो कम्युनल टेंशन उससे बढ़ जाती है, रिलीजन के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, लोगों के अंदर एक एक दूसरे के प्रति हेट्रेड फैल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, करप्शन, इनएफिशिएंसी है, पॉलिसी पैरालिसिस एंड पॉपुलिज्म है, ये कुछ ऐसे डेमोक्रेसी के कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुकती है, हिंडर होती है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कंटेम्प्रेरी इशू जो कि हमें प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रहे हैं, तो रिसेंट ईयर में जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल रही है, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज। हावेवर जो क्रिटिक्स है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो रैपिड ग्रोथ हुई है इंडिया की, उसकी वजह से इनइक्वालिटीज़ और भी ज़्यादा नेशन के अंदर बढ़ गई है। जितनी भी रिच स्टेट है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, वो आगे आगे बढ़ गई हैं, वहीं पे जो पुअर स्टेट है, बिहार, उड़ीसा, वो और भी ज़्यादा पिछड़ चुकी हैं। तो कंसर्न हमेशा से देखने को मिली है डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग की, जहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस है डिसेंट के ऊपर, कर्ब्स ऑन फ्री मीडिया, वीकनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये सब डेमोक्रेसी के रोल को थ्रेटन करते हैं एज अ वॉचडॉग फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो ये सब डेफिनेटली जो मीडिया है वो एक वॉचडॉग की तरह काम कर रही है डेमोक्रेसी के लिए, जहाँ पे वो बात बात पे, मतलब कि जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनको याद दिलाते रहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, हर एक पर्सन का जो वहाँ पे ग्रोथ है वो दिखनी चाहिए। बस ये ना हो कि दैट द रिच आर गेटिंग रिचर और द बेस्ट इज गेटिंग बेटर एंड द पुअर इज गेटिंग वर्स, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जो चैलेंज है वो है टू मेंटेन सिविल लिबर्टीज, जहाँ पे इंश्योर किया जाना चाहिए इफेक्टिव गवर्नेंस। तो रीसेंट फार्मर प्रोटेस्ट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा अगेंस्ट फार्म लॉज 2020 टू 21, वो इस टेंशन को दर्शाता है कि जो गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया था कि जो रिफॉर्म्स है वो एग्रीकल्चर ग्रोथ को बूस्ट करेंगे, वहीं पे जो फार्मर्स है वो डर रहे थे कि इससे एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन ये सिर्फ कॉरपोरेशंस को ही बेनिफिट करेंगे। जो न्यू फार्म लॉज गवर्नमेंट लेके आ रही है, जहाँ पे जो स्मॉल फार्मर्स है कहीं ना कहीं उनकी हत्या हो जाएगी इसकी वजह से। अभी जो प्रोटेस्ट थी इससे ये भी हमें देखने को मिला कि कैसे जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे वो डिसेंट को शेप कर रहे हैं
रिगार्डिंग द डेवलपमेंट पॉलिसी। अब इन दोनों का बैलेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम एक हेल्दी डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो जो ग्रोथ है वो इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल होनी चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट डेमोक्रेसी की वजह से अथॉरिटेरियनिज्म की टुवर्ड बढ़ जाती है, एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पे हो सकता है, सोशल इंटरेस्ट अनरेस्ट लोगों के अंदर आ सकता है। कन्वर्सली अगर हम डेमोक्रेसी के बिना अगर हम मीनिंगफुल डेवलपमेंट नहीं हो सकती, या फिर जो डेवलपमेंट है वो अपनी लेजिटिमेसी लूज कर देती है एंड बेसिक नीड्स जो है लोगों की वो यहाँ पे डिलीवर नहीं हो पाएगी। तो दोनों के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी जो एक बेस्ट डेमोक्रेसी है वो बेस्ट डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सकती है एंड वाइस वर्सा। एट द एंड टू कंक्लूड दिस आंसर हम कहेंगे कि जो डिबेट रही है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के ऊपर विद इन इंडिया वो आज भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। तो इंडिया को एक बैलेंस लाना चाहिए जहाँ पे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, लोगों की जितनी डिमांड्स हैं, नीड्स, रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सुनना चाहिए, और डेवलपमेंट को और भी ज़्यादा इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल बनाना चाहिए। तो पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये सब हैंड इन हैंड हो, तभी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया के लिए वो ट्रूली सक्सीड हो सकती है एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड एक डेवलप्ड नेशन के तौर पे। तो ये जो हमारा आंसर था ये इसी के साथ एंड होता है, जहाँ पे हमने देखा इसके मतलब कि हमने इस आंसर को डेफिनेटली क्रिटिकली एनालाइज किया, एंड आप इसी तरीके से अपने एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है टू क्रिटिकली एसेस तो आप इस तरीके से ही राइट करेंगे, पॉजिटिव साइड्स भी नेगेटिव साइड्स भी। एंड इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, इफ़ माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। I will see you with the next question. Till then, keep on studying and all the really best for your exam. Bye.